नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज माफिया डॉन अतीक अहमद के चेहरे पर एक बार फिर मौत का खौफ दिखाई दिया। दर्जनों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले अतीक अहमद को एक बार फिर अपनी जिंदगी खतरे में दिखाई दी। आज एक बार फिर अतीक अहमद को सड़क के रास्ते गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। पिछली बार अतीक को उमेश पाल की किडनैपिंग के केस में पेशी के लिए लाया गया था। इस बार यूपी पुलिस उसे उमेश पाल की हत्या के केस में प्रयागराज ला रही है। जैसे यूपी पुलिस वारंट के साथ साबरमती जेल में पहुंची तो अतीक अहमद को अनहोनी का डर सताने लगा। पुलिस के वैन में बैठते ही उसने कहा, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार उसे मारना चाहती है। अतीक अहमद के चेहरे पर डर और प्रयागराज में उमेश पाल के परिवार वालों के चेहरे पर संतोष का भाव दिखाई दिया। अब सवाल है कि अतीक अहमद इतना डरा हुआ क्यों है? क्या वाकई में गाड़ी पलट सकती है? अतीक सही सलामत प्रयागराज पहुंच पाएगा या नहीं? उसे सुरक्षित प्रयागराज पहुंचाने के लिए यूपी पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ अतीक अहमद नहीं, बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ को भी डर लग रहा है। अशरफ को भी प्रयागराज लाया जाएगा। और बड़ी बात यह कि अब उमेश पाल की हत्या के केस में यूपी पुलिस ने अतीक के चौथे बेटे को भी आरोपी बनाया है। अतीक का यह बेटा फिलहाल बाल सुधार गृह में है। इस बेटे के खिलाफ पुलिस को कौन से चौंकाने वाले सबूत मिले, यह भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस के पास वो कौन से सबूत है जिनसे साबित होता है कि उमेश पाल पर गोलियां चलाने वाले अतीक के बेटे असद ने शूटर्स को कितने हथियार दिए, कितने पैसे दिए। अब अतीक के एक नाबालिग बेटे को छोड़कर अतीक के 4 बेटों, उसकी वाइफ, उसकी बहन, उसकी भांजी और उसके भाई समेत पूरा कुनबा कानून की जद में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कभी कानून को ताक पर रखने वाले अतीक का पूरा खानदान योगी राज में कानून से जान की भीख क्यों मांग रहा है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं मौत के डर से कांप रहे अतीक अहमद का चेहरा। अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जाने के लिए आज सुबह सुबह यूपी पुलिस की टीम गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में पहुंची। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद दोपहर 2:15 बजे के करीब यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेकर निकली। भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रिजन वैन में बिठाया गया, लेकिन जब अतीक को जेल से बाहर निकाला गया उस वक्त अतीक के चेहरे पर अगले 24 घंटे का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अतीक को रास्ते में गाड़ी पलटने का डर था। हालांकि प्रिजन वैन में सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। वैन के भीतर अतीक अहमद के साथ पुलिस के जवान भी बैठे हैं। बाहर से वैन में ताला लगा है, लेकिन उसके बाद भी अतीक अहमद को लग रहा था कि गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वैन में बैठने के बाद अतीक अहमद का दिल का डर जुबान पर आ गया। अतीक अहमद ने अपनी हत्या की आशंका जताई, कहा उसे परेशान किया जा रहा है, उसको मारने की कोशिश हो रही है। इसलिए पुलिस उसे प्रयागराज की कोर्ट में सुनवाई के लिए सड़क के रास्ते लेकर जा रही है। अतीक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में पेश होने के लिए कहा है, फिर भी पुलिस उसे लेकर जा रही है क्योंकि पुलिस उसको ठिकाने लगाने की कोशिश में है। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? ये जा रहे हैं, ये सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश मामले में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का बताया कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ मुझे याद है जब पिछली बार अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था, उस वक्त अतीक ने कहा था डर काहे का। इस बार अतीक ने बता दिया डर काहे का। अब माफिया डॉन कह रहा है कि उसे ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे साबरमती जेल में भेजा था और कहा था अगर जरूरी न हो तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाए। आज अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश की याद दिला रहा था।
लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उसने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, कहा था उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे साबरमती जेल से प्रयागराज न ले जाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को एंटरटेन नहीं किया था। दूसरी बात, पिछली बार अतीक को उमेश पाल के किडनैपिंग के केस में अदालत के फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहने के लिए लाया गया था, लेकिन इस बार उसे उमेश पाल की हत्या के केस में लाया जा रहा है। पुलिस अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करेगी, इसके बाद पुलिस अतीक को रिमांड पर लेगी। उमेश पाल की हत्या के केस में जो सबूत मिले हैं उन्हें दिखाकर अतीक से पूछताछ करेगी। अतीक से पूछा जाएगा कि उमेश पाल की हत्या में शामिल उसकी वाइफ शाइस्ता, उसका बेटा असद और शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम कहां छुपा है। यूपी पुलिस जो वारंट लेकर पहुंची थी उसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल तक अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करना है, लेकिन पता यह लगा कि अगर अतीक अहमद कल शाम 5 बजे से पहले प्रयागराज पहुंच जाता है तो उसे कल ही कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। अतीक का काफिला इस वक्त राजस्थान में है, लेकिन रास्ते में एक बार अतीक की सांसें अटक गई। मीडिया के लोग अलर्ट हो गए क्योंकि राजस्थान में एक जगह अचानक पुलिस का काफिला रुक गया। बताया गया कि अतीक को लेकर जा रहे काफिले में चल रही दूसरी प्रिजन वैन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इसलिए डूंगरपुर के बिंछीवाड़ा थाने में पुलिस ने अपना काफिला रोक दिया। हालांकि इस दौरान अतीक अहमद की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। जैसे ही काफिला रुका, प्रिजन वैन को एस्कॉर्ट कर रही गाड़ियों से हथियारबंद पुलिस वाले उतरे और उस प्रिजन वैन को चारों तरफ से घेर लिया जिसमें अतीक अहमद सवार है। चूंकि गाड़ी ठीक होने में वक्त लगना था, इसलिए अतीक को भी गाड़ी से उतारकर पुलिस स्टेशन में बैठाया गया। लेकिन इस दौरान अतीक अहमद के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि पुलिस ने इस बार सुरक्षा के इंतजाम जबरदस्त किए हैं। पल पल की रिकॉर्डिंग हो रही है। जो पुलिस वाले प्रिजन वैन में अतीक के साथ हैं वो बॉडी कैमरे से लैस हैं। इन कैमरों की फीड लगातार लखनऊ में मॉनिटर की जा रही है। प्रिजन वैन डबल डोर वाली वैन है। प्रिजन वैन में बाहर से ताला लगाया गया है। इसके साथ साथ सेकंड डोर में एक बायोमेट्रिक सिस्टम वाला डिजिटल लॉक है, जिसका कोड काफिले के साथ चल रहे सबसे सीनियर अफसर के पास है। उसके फिंगरप्रिंट से ही प्रिजन वैन का लॉक खुल सकता है, इसलिए किसी गड़बड़ी की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन फिर भी अतीक डरा हुआ है। उसे लग रहा है कुछ भी हो सकता है। करीब 2.5 घंटे बाद जब अतीक को लेकर यूपी पुलिस की टीम डूंगरपुर से निकली तो अतीक की सांस में सांस आई। अतीक ने कहा, सब वक्त की बात है, अब अदालत फैसला करेगी, उसे मानेंगे। अतीक ने योगी आदित्यनाथ से अपील की कि उसके परिवार की महिलाओं और बच्चों को परेशान ना किया जाए। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। अतीक, लेकिन आपके परिवार के लोगों को भी आप क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे? क्या आप उसे चैलेंज करेंगे आगे? अतीक क्या पर चैलेंज करेंगे? चैलेंज करेंगे अतीक? आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को छूना न करें। अतीक अहमद की यह बात तो सही है कि सब वक्त की बात है। अब वाकई में वक्त बदल गया है। पहले उसके खौफ के कारण लोग बोलते नहीं थे, अब अति खौफ में है और पीड़ित न्याय की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उमेश पाल के परिवार वालों को इस बात की खुशी है कि कम से कम अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिलने की शुरुआत तो हुई। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई थी। अगले दिन उमेश पाल की वाइफ जया पाल की शिकायत पर अतीक और उसके शूटर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आज उमेश पाल की वाइफ ने कहा, अतीक तो कानून के शिकंजे में है, लेकिन 48 दिन बीत गए, इसके बाद भी उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक की वाइफ शाइस्ता और उसका बेटा असद और दूसरे लोग कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। आज जयापाल ने कहा कि अतीक को सजा देने में देर नहीं होनी चाहिए और सजा भी वही होनी चाहिए जो गुनाह उसने किया, यानी सजाए मौत। पूछताछ जो करना कार्रवाई करें, लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ
कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए, कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को खत्म करना किस तरह से गलत है। जो मार के गए हैं, भागे हुए हैं, उनको भी इसी तरह से पकड़ करके दबोच करके इनको भी इनकाउंटर किया जाए, कि कम से कम एहसास हो उनको भी कि जीवन क्या है। आप स्वतंत्र हो, आप घूम रहे हो और किसी को मार देना कितनी बड़ी बात है। मैं यही न्यायपालिका और प्रशासन से ये कहूंगी कि जो है इनको छोड़ा ना जाए, ये छोड़ने लायक नहीं है। जीवन किसी का बहुत अनमोल होता है और इनको खत्म करना ही बहुत जरूरी है। समाज से इन गंदगियों को निकालना जरूरी है। जिसने अपने परिवार के मेंबर को खोया, उसकी भावनाएं ऐसी हो सकती हैं, लेकिन कानून हत्या के बदले हत्या की परमिशन तो नहीं देता। हालांकि अब केस इतना पुख्ता है, सबूत इतने सारे हैं, गवाह इतने हैं कि अब अतीक का बचना नामुमकिन है। पुलिस को अब कुछ और सबूत मिले हैं। पता यह लगा कि प्रशासन ने अतीक के जिस घर पर बुलडोजर चलाया था, उस घर के मलबे में भी शाइस्ता और असद ने कुछ सबूत छुपाए थे। इस घर के मलबे से पुलिस ने एक डायरी बरामद की है, जिसमें असद ने उमेश पाल के मर्डर के लिए जिन शार्प शूटर्स को हथियार और पैसा मुहैया कराया था, उनका ब्यौरा लिखा है। किसको कौन सा वेपन दिया और किसको कितना पैसा दिया, यह सब लिखा हुआ है। पुलिस ने अतीक के एक पुराने साथी को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में पता लगा कि जब उमेश पाल की हत्या का वीडियो सामने आया, असद उसमें फायरिंग करता हुआ दिखा। यह वीडियो सामने आने के बाद अतीक की वाइफ शाइस्ता नाराज हो गई। उसने अतीक अहमद को साबरमती जेल में वीडियो कॉल किया। अतीक ने शाइस्ता से कहा कि असद ने शेर जैसा काम किया है, लेकिन उसे गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था। इससे वो फंस जाएगा और पूरे परिवार पर मुसीबत आएगी। इसके बाद उसने शाइस्ता को समझाया था कि कैसे भागना है, कहां छुपना है। अतीक ने उस वक्त शाइस्ता को हिदायत दी थी कि घर के पीछे उसने जो 2 मज़ारें बनवाई हैं, घर छोड़ने से पहले उन मज़ारों पर चादर जरूर चढ़ा देना। शाइस्ता ने ऐसा ही किया। मज़ारों पर चादर चढ़ाने के बाद ही वो प्रयागराज से फरार हुई। अतीक अहमद के 2 बेटे अली और उमर जेल में हैं। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल की हत्या का आरोप है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। वो फरार है। लेकिन इन तीनों के अलावा अतीक के 2 नाबालिग बेटे भी हैं, जिन्हें बाल सुधा गृह में रखा गया है। उमेश पाल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि अतीक का चौथा बेटा भी हत्या की साजिश में शामिल था। पुलिस ने अतीक के कुछ साथियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की, तो उसमें यह बात सामने आई कि अतीक के चौथे नंबर के बेटे ने उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटर्स के लिए 16 सिम कार्ड का इंतजाम किया था। इसके लिए अतीक के चौथे बेटे ने अपने दोस्तों को 5-5 हजार रुपए भी दिए थे और कहा था सबको अपनी आईडी पर 2-2 सिम कार्ड खरीद कर लाने हैं, बाकी जो पैसे बचे उसकी पार्टी कर लेना। पुलिस को पता चला ये सिम कार्ड प्रयागराज के कटरा बाजार से खरीदे गए थे और इनका इस्तेमाल उमेश पाल मर्डर केस में शामिल शूटर्स ने किया। यूपी पुलिस एक एक करके अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली खोल रही है और उसकी जांच कर रही है। अतीक के खिलाफ अब एक और केस दर्ज हो गया है। प्रयागराज के ही साबिर हुसैन ने आरोप लगाया कि उमेश पाल के मर्डर से ठीक पहले 15 फरवरी को अतीक के गुर्गे उसकी किडनैपिंग करना चाहते थे। साबिर हुसैन ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिए हैं जो 2019 के हैं। साबिर का दावा है कि अतीक का गुर्गा असद कालिया अपने साथियों के साथ उसके घर पर आया और उसके घर पर पत्थर फेंके और धमकी दी। साबिर का कहना है कि 2016 में डबल मर्डर के केस में अतीक और उसके भाई को आरोपी बनाया गया था। उस केस में साबिर हुसैन अतीक के खिलाफ पैरवी कर रहे थे, इसीलिए अतीक के गैंग की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही थी और इस साल फरवरी में उन्हें किडनैप करके अतीक के सामने साबरमती जेल में पेश करने की प्लानिंग थी। पुलिस ने इस मामले में अतीक और उसके बेटे अली समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साबिर का आरोप है कि अतीक के बेटे अली और उसके गुर्गों ने उनसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी कि मुकदमे की पैरवी करना बंद कर दो वरना जान से मार देंगे। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि हम
कचेरी से लौट रहे थे, जैसे ही घर हमको जाना था तो हम जो है उस दिन अपने भाई के घर की तरफ चले गए। तो जैसे ही भाई के घर की तरफ गए तो हम घर के अंदर जैसे ही पहुंचते, थोड़ी देर बाद हम निकले। इन लोगों को पता था कि हम यहाँ हैं, लेकिन हम दूसरे रास्ते जा चुके। वहाँ पर इन लोगों ने पहुँचा, ईटा पत्थर घर के अंदर मारा, गाली गुप्ता दिया, बहुत सी धमकियाँ दी जान से मारने की। हम वहाँ से जान बचा के किसी तरह हम निकल आए अपने घर पे। फिर वही काफिला इनका घूम के आता है मेरे घर पे, वहाँ भी फायरिंग वायरिंग की, क्योंकि वहाँ पे कैमरा नहीं था। इसलिए इन लोगों ने जो है फायरिंग की, जान से मारने की धमकी दी कि अगर तुम मुकदमे में पैरवी करोगे तो तुमको जान से मार दें, क्योंकि ये अतीक अहमद और अशरफ जो है उसमें मुलजिम थे। अतीक अहमद का पूरा परिवार इस वक्त या तो जेल में है या फिर फरार है। उसकी बहन आयशा नूरी पर भी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, जिसके बाद अब वो सरेंडर करना चाहती है। आज अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी बेटी उजला ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी दी है। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने दोनों को भी वांटेड डिक्लेयर किया है। इन दोनों पर उमेश पाल मर्डर केस में शूटर्स की मदद करने का आरोप है। आयशा नूरी और उसकी बेटी की सरेंडर की अर्जी के बाद कोर्ट ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। 2 दिन बाद कोर्ट उनकी सरेंडर की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अतीक अहमद की गाड़ी अभी तक तो ठीक ठाक चल रही है। उम्मीद है अतीक सुरक्षित प्रयागराज पहुंचेगा, लेकिन जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक अतीक की सांसें अटकी रहेंगी, क्योंकि उसे लगता है गाड़ी कहीं भी पलट सकती है। उसे डर है एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। अपराधियों में कानून का, पुलिस का, प्रशासन का यही डर, ऐसा खौफ कुछ केसेस में तो जरूरी होता है, और माफिया में यह डर योगी आदित्यनाथ ने पैदा किया है, और यह योगी की बड़ी कामयाबी है। इससे पहले की सरकारों में अपराधियों पर एक्शन उनकी क्राइम लिस्ट के हिसाब से नहीं, उनकी जाति और मजहब देखकर होता था। अपराधियों के खौफ का इस्तेमाल वोट बटोरने में होता था। इसीलिए अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, जिसकी सरकार होती थी उसके साथ हो लेते थे और बचे रहते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब बड़े माफिया हो या छोटे मोटे अपराधी, सबकी क्राइम कुंडली की तहकीकात की जाती है। जिसकी फाइल खुली, या तो गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंच गया, या फिर यूपी के सरहद से बाहर हो गया, क्योंकि यूपी में पुलिस को खुली छूट है। पिछले 6 साल में योगी के राज में 23 मार्च तक 10,713 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें 178 खूंखार अपराधी मारे जा चुके हैं। 23,069 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अतीक अहमद इन्हीं फिगर्स को देखकर डरता है, और यह डर यूपी के लिए, यूपी के लोगों के लिए अच्छा है। आज यूपी में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, महफूज महसूस करते हैं और शांति की जिंदगी जीते हैं। अब रुक करते हैं राजनीति की खबरों का। आज सबसे ज्यादा चर्चा रही अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की। आज सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन किया। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट के अनशन को एंटी पार्टी एक्टिविटी करार दिया, लेकिन पायलट ने कहा करप्शन के खिलाफ संकल्प जारी रहेगा। सचिन पायलट स्टेज पर बैठे थे, उनके सामने सपोर्टर्स की भीड़ थी। मंच पर महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीरें थी। बैकग्राउंड में गांधी जी का भजन वैष्णव जन बज रहा था, और इसके बाद कई देशभक्ति के गाने भी बजे। खास बात यह थी कि मंच पर जो पोस्टर लगा था उसमें लिखा था वसुंधरा सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन। इसमें कहीं भी न बीजेपी का नाम था न कांग्रेस का। अनशन के लिए पायलट ने ज्योतिबा फूले की जयंती का दिन चुना। अनशन शुरू करने से पहले सचिन पायलट ने महात्मा फूले की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। मजे की बात यह थी कि ज्योतिबा फूले सर्कल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का कार्यक्रम भी पहले से तय था, लेकिन गहलोत नहीं आए। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायक और मंत्रियों को अनशन में शामिल होने से मना किया था। इसलिए राजस्थान कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तो नहीं आया, लेकिन सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी आज जयपुर पहुंचना था,
लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम टाल दिया। रंधावा ने एक बयान जारी करके सचिन पायलट के अनशन को एंटी पार्टी एक्टिविटी बताया। रंधावा ने कहा वो राजस्थान के प्रभारी हैं, लेकिन सचिन पायलट ने उनसे इस मुद्दे पर कभी बात नहीं की, इसलिए अब चुनाव से पहले अनशन पर बैठना अनुचित है, ठीक नहीं है। सचिन पायलट ने भी रंधावा को जवाब दिया। उन्होंने कहा सुखजिंदर सिंह रंधावा 6 महीने पहले ही राजस्थान के प्रभारी बने हैं। उनसे पहले जो प्रभारी थे उन्हें कई बार इसके बारे में बताया था। चीफ मिनिस्टर को 2-2 बार चिट्ठी लिखी, कई बार खुद जाकर बात की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरी में यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। सचिन पायलट आज बहुत संभल कर बोले। उन्होंने कहा वो तो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि उनका यह अनशन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं, वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ है। जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया। मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियाँ हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। और करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। सचिन पायलट ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बहुत संभल कर बोल रहे थे। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सचिन पायलट के निशाने पर वसुंधरा राजे नहीं है, अशोक गहलोत हैं। और गहलोत इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन गहलोत खामोश हैं। गहलोत ने कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। इन दोनों मीटिंग के बाद पता लगेगा कि गहलोत की रणनीति क्या होगी। वैसे गहलोत ने आज अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया। इस वीडियो के जरिए गहलोत ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पायलट की बयानबाजी से, पायलट के अनशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस अपने काम पर है। अशोक गहलोत ने कहा कि वो सियासी चक्कर में फंसने के बजाय जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख क्या 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को मदद मिलेगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सचिन पायलट के अनशन को सियासी ड्रामा बताया। राजस्थान असेंबली में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट का अनशन कांग्रेस की इंटरनल फाइट का नतीजा है। अगर भ्रष्टाचार की जांच मुद्दा होती तो सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। सरकार का अंतर्कलह अब चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की।
ये खुली चुनौती है आलाकमान को। कुछ दिन पहले तक अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे उनकी सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आजकल बीच की लाइन ले रहे हैं। खाचरियावास ने वही बात की जो सचिन पायलट कह रहे हैं। उन्होंने कहा, जब राहुल गांधी बीजेपी के भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं तो सचिन पायलट के अनशन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। सचिन पायलट ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब वो तो दे नहीं सकते, इसलिए या तो गहलोत जवाब दें या फिर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को जवाब दे। सरकार में आम नागरिक भी यदि कोई सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे? सवाल पूछे तो क्या गुनाह कर दिया? इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है तो वो उनकी खुद की आवाज है और वो आवाज कहीं से आई है। हमें आवाज को सुनना भी है, समझना भी है और जवाब भी देना है। तो जवाब देने के लिए हमारी जिम्मेदारी, यदि मेरे से सचिन पायलट मेरे डिपार्टमेंट के कोई सवाल पूछेंगे, मैं घर जाके उनको बता के आऊंगा। सचिन पायलट जी अभी मेरे से मिले थे, हम दोनों के रिश्ते आजकल बहुत अच्छे हैं। क्यों आगे पाछे पड़े हो? मेरे सचिन पायलट की कोई लड़ाई नहीं है। सीनियर कांग्रेस के लीडर जो एसर्ट है, यदि वो इतने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब किस स्तर से कब आएगा? गंभीर सवाल, और गंभीर सवालों का जवाब मेरे हाथ में यदि सब कुछ हो तो मैं सारा दे दूं। तो मेरे पास कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं हो। होम डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री जी के पास है, मेरे पास तो है नहीं। तो मैं आपको ये सब जवाब दे दूं, ये तो गलत बात है। तो जवान तो सीएमओ खोले या चीफ मिनिस्टर खोले। राजस्थान में सचिन पायलट की खुली बगावत के बाद अब सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। अशोक गहलोत का विरोध करने वाले आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो सचिन पायलट को खुला ऑफर भी दे दिया। बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट वसुंधरा के विरोध का नाटक छोड़ें, कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाएं, आरएलपी उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ेगी और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाएगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट भी जानते हैं कि चुनाव से 4 महीने पहले वसुंधरा राजे की सरकार की करप्शन की जांच संभव नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बात करने के बजाय अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। आरएलपी उनके साथ है। वसुंधरा ने 8 विधायक दिए थे अशोक गहलोत को, और मैं उस समय पायलट के साथ था। मेरे 3 विधायक बीजेपी के 72 विधायकों के साथ गहलोत की सरकार गिराने में हम साथ थे। अनशन किया इन्होंने, अच्छी बात है। गहलोत वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। तो जांच जो 15 साल में नहीं हुई, 20 साल में नहीं हुई, वो 4 दिन में जांच हो जाएगी क्या? जांच कैसी होती है अपन नहीं जानते। जांच करेगा कौन? जांच करने वाले तो यही अधिकारी, यही ब्यूरोक्रेट थे जो वसुंधरा के यहाँ थे। वो गहलोत के यहाँ, श्रीमंत पांडे गहलोत के थे, वो वसुंधरा को चलाते थे। यही अधिकारी जांच करेंगे? नहीं हो सकती जांच। पायलट को बाहर आना चाहिए। और हमने समर्थन, जब 18 में पायलट आए और पायलट ने कहा कि अगर आप 3 विधायकों का समर्थन मुझे दो तो मैं सीएम बन सकता हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के सीएम होते तो आरएलपी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती है, गहलोत को नहीं। ये हमने पहले ही कहा था। और मैं जब ये 18 में लड़ रहे थे सड़कों पे, तब भी हम इनके साथ, उस समय निर्दलीय विधायक था, मैं बीजेपी के खिलाफ, वसुंधरा के खिलाफ अकेला लड़ रहा था राजस्थान के अंदर। लेकिन कांग्रेस इस मुगालते में नहीं रहे। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं आ रही कतई। सब जानते हैं कि सचिन पायलट के लिए वसुंधरा तो बहाना है, अशोक गहलोत निशाना है। इसके पीछे वजह साफ है। सचिन पायलट किसी भी तरह से चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और उन्हें अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वादों पर यकीन नहीं रहा। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले आखिरी दाव खेल दिया है। सीधा संदेश यही है, या तो कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करे या फिर वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। इसीलिए आज उन्होंने अनशन के वक्त जो पोस्टर लगाए, उन पोस्टर्स में न कांग्रेस कहीं थी न कांग्रेस के नेता। लेकिन अशोक गहलोत पुराने खिलाड़ी हैं। सियासत के मैदान में सचिन पायलट उनके सामने बच्चे हैं। सचिन पायलट ने पिछले साल सितंबर में गहलोत की सरकार गिराने में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन गहलोत के एक दांव के सामने सचिन पायलट की सारी चालें धरी की धरी रह गई। अब सचिन पायलट का सब्र
जवाब दे गया है, इसलिए उन्होंने अपने तेवर बगावती कर लिए हैं। लेकिन सियासत में सब्र से ज्यादा अनुभव काम आता है, चतुराई काम आती है। और अशोक गहलोत के पास 50 साल का अनुभव है, बहुत चतुर है। वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट ने पर्दे के पीछे बीजेपी से हाथ मिला लिया है। वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट के जहाज की कमांड बीजेपी से मिल रही है और इस मामले में सचिन पायलट को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फोकस फिलहाल राजस्थान पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब सचिन पायलट जयपुर में धरने पर बैठे थे, उसी वक्त राहुल और प्रियंका का जहाज वायनाड में लैंड कर रहा था। लोकसभा की मेंबरशिप जाने के बाद आज राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचे। वायनाड में राहुल और प्रियंका ने रोड शो किया। इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी अब तक उनको समझ नहीं पाई, वो डरते नहीं है, फिर भी बीजेपी उनको डराने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने कहा कि एमपी होना तो बस एक टैग है, बीजेपी वो टैग छीन सकती है, बीजेपी उनका घर छीन सकती है, लेकिन वो इससे परेशान होने वाले नहीं हैं, वो जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। The MP member of parliament is just a tag. It's a position, it's a post. So the BJP can take away the tag. They can take away the position. They can take away the house. They can put me in jail, but they cannot stop me from representing the people of Wayanad. I've been fighting now the BJP for quite some years. It surprises me that in so many years they have been unable to understand their opponent. They do not understand that their opponent will not get intimidated. They think that by sending police to my house, I will get scared. They think by taking away my house, I will get disturbed. My sister didn't tell you, but I was actually happy that they took away my house. It's not interesting for me to live in that house. Take my house, take it 50 times, I don't care. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी बोली। उनकी पूरी स्पीच इमोशनल थी। उन्होंने राहुल की तारीफ की, राहुल को फाइटर बताया, निडर और ईमानदार कहा। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी उनके भाई से डर गई है, राहुल का घर छीन रही है। प्रियंका ने कहा कि सरकार राहुल को घर से निकाल सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालेगी। Yesterday, I was packing up his furniture from his house to put it in a store until we find a new place for him to stay. I was looking at the storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other, and I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me, my husband helped me. I have a family of my own, and I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. राहुल और प्रियंका केरल में थे। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन उन्हें जवाब मिला उनकी पार्टी के सबसे सीनियर नेता ए.के. एंटनी के बेटे से। एंटनी के बेटे अनिल एंटनी पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, कई वर्षों से कांग्रेस के साथ रहे हैं। आज अनिल एंटनी ने कहा कि राहुल को वायनाड दौरे का कोई असर नहीं होगा। अब देश के बाकी हिस्सों की तरह केरल में भी लोगों को समझ में आने लगा है कि देश को नरेंद्र मोदी ही आगे ले जा सकते हैं, इसलिए अब केरल में कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। श्री राहुल गांधी जी वायनाड का पूर्व एमपी है और वो उनका पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है। इनमें कोई अननेचुरल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल भारत का सभी लोग कश्मीर से केरला तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, सभी लोग को आजकल उनको बहुत क्लैरिटी हो रहा है कि सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी
भारत में सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक उन्नति और न्याय और उनको नए नए आर्थिक और सामाजिक मौके के लिए सिर्फ एक देशीय पार्टी काम कर रहा है। ये तो हुई इमोशन की बात। इसके बाद वायनाड में एक बात फिर से क्लियर हो गई कि राहुल गांधी जिद्दी हैं, किसी के नहीं सुनते। आपको याद होगा शरद पवार ने राहुल गांधी को वीर सावरकर का अपमान न करने के लिए समझाया था। उन्होंने कहा था इससे महाराष्ट्र में अलायंस टूट सकता है। लेकिन आज वायनाड में वीर सावरकर का एक बार फिर अपमान हुआ। वायनाड में राहुल के स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें लिखा हुआ था, मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। पूरा शहर ऐसे पोस्टर से भरा पड़ा था। मोदी सरनेम विवाद के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ी, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माफ़ी मांगने को लेकर एक बयान दिया था और वो बयान यहाँ पर लिखा गया है। मलयालम में छपाए गए इस पोस्टर में ये लिखा गया है कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ जो डर कर भाग जाऊँ, माफ़ी मांग लूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसे पोस्टर अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में हर जगह पर, ख़ास तौर पर ज़्यादा ऐसे पोस्टर मलयालम भाषा में पूरे इस रोड शो के दौरान जो रोड मैप है, जो रूट मैप है, उसमें ये पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं और एक विवाद की वजह ये पोस्टर्स भी बन रहे हैं। पोस्टर लगे वायनाड में, लिखे गए मलयालम में, लेकिन विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र में। कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सफाई दी। चव्हाण ने कहा कांग्रेस लीडरशिप बाकी पार्टियों के साथ हुई बातचीत में जो तय हुआ था उस पर कायम है। वायनाड में जो पोस्टर लगे हैं वो वहां के लोकल लोगों की भावना है और किसी को भी अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने से रोका नहीं जा सकता। वायनाड के लोग जो करेंगे वो वायनाड के लोगों क्या क्या स्वातंत्र नहीं है, अधिकार नहीं है उनके बात अपनी रखने का। तो और दूसरी बात है वायनाड में क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन भाई हर एक देश के नागरिक को अधिकार है अपने देश के बारे में विचार रखने का। तो ये कोई कांग्रेस पार्टी में जो आम राय हुई थी 20 पार्टियों के बीच में कि हम ये सार्वजनिक तौर पे नेतृत्व की ओर से मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं समझा उसमें कोई बदल नहीं आएगा। लगता है सावरकर का नाम राहुल का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। असल में राहुल गांधी की रीसेंट कैंपेन की ज्यादातर प्रॉब्लम्स महाराष्ट्र से शुरू हुई। पहले शरद पवार ने कहा अडानी के मामले में जेपीसी की जरूरत नहीं है। यह राहुल कांग्रेस की सबसे बड़ी मांग रही है। शरद पवार ने यह भी कह दिया कि मोदी की डिग्री कोई इशू नहीं है। पवार का मोदी के प्रति किसी भी इशू पर सॉफ्ट होना राहुल को हर्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सावरकर को लेकर। राहुल की जिद की वजह से जब राहुल ने सावरकर को माफी भी कहा तो इस मामले में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि वीर सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के गौरव हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस भी राहुल के इस बयान को सपोर्ट नहीं कर पाई, इसलिए मुश्किल तो काफी है। दूसरी तरफ शिंदे सरकार सावरकर को लेकर बहुत एग्रेसिव हो गई है। शिंदे सरकार ने सावरकर के जन्मदिन को स्वातंत्र वीर सावरकर गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सावरकर की जयंती 28 मई को होती है। 28 मई को महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित करेगी। वीर सावरकर के संघर्ष को, उनके विचारों को जनता के बीच पहुंचाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत ने कहा कि पहले की सरकारें छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर के नाम पर वोट लेकर उन्हें भूल जाती थी। अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र के महान लोगों को उचित सम्मान देगी। पहले की आदत ही ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर वोट मांगना, स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम के ऊपर वोट मांगना, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करना, ये आदत ही थी। लेकिन शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद अभी देखो प्रतापगढ़ के नीचे जो इलीगल बांधकाम था वो भी स्ट्रक्चरल डिमोलिश हो गया। स्वतंत्र वीर गौरव दिन अभी हो रहा है, स्वतंत्र वीर गौरव यात्रा हो रही है, ये बदलाव है। स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्मदिन 28 मई है और 28 मई को स्वतंत्र वीर सावरकर का पूरा चरित्र
शालेय शिक्षण में शालेय शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण इसमें जाना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए, इसलिए प्रयास है। एकनाथ शिंदे के इस ऐलान पर अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे खामोश हैं। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, लेकिन किसी ने सावरकर की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का विरोध नहीं किया। कांग्रेस नेताओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बीजेपी सिर्फ जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि सावरकर के मुद्दे पर कहीं महाविकास अघाड़ी में दरार न पड़ जाए, इसलिए आज सावरकर पर बात करने के बजाय बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान को मुद्दा बनाया गया। असल में चंद्रकांत पाटिल ने कह दिया कि शिवसेना बाबरी मस्जिद गिराने का क्रेडिट लेती है, वो गलत है। ये काम देश भर के हिंदुओं ने मिलकर किया था और राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद कर रही थी। ये बात उद्धव ठाकरे को बुरी लगी। उद्धव ने कहा यह सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी अब जानबूझकर बाला साहब का अपमान करवा रही है, जिससे बाला साहब के योगदान को इतिहास से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। उद्धव ने चंद्रकांत पाटिल को चूहा कहा, उनके इस्तीफे की मांग की। उद्धव ने कहा अगर एकनाथ शिंदे के मन में बाला साहब ठाकरे के प्रति जरा भी सम्मान है तो उन्हें सरकार से अलग होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। काल गोमूत्रधारी चंद्रकांत पंडित नाही पाटील कारण नाही पंडित आणि म्हणून मी ते म्हटलं चंद्रकांत पाटील हे आपल्या बाबरीच्या आठवणीच्या खंदकातून बाहेर पडलेत। असे बाबरीच्या आठवणीच्या खंदकातून बरेच उंदीर आता बाहर पड़ने लगलेले हैं। कहाँ थे ये लोग? इतने सालों के बाद अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? बाबरी जब गिराई गई तब भी चुप बैठे थे। जैसे चूहे होते ना अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। ये चूहों की बात हम क्यों मानेंगे? श्रेय का तो सवाल नहीं, लोगों ने देखा है। सर क्या इस्तीफा होना चाहिए आपको लगता है कि? एक तो चंद्रकांत पाटिल जी का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मिंदे वहां बैठे हैं उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? मैं तो मानता हूँ ये भाजपा की चाल है। आहिस्ते आहिस्ते वो हिंदू हृदय सम्राट जी का भी महत्व वो लोगों के मन से निकालना चाहते हैं। जैसे आहिस्ते आहिस्ते एक एक लोग, वो एक तो मैंने कहा ना, जिनके पास कोई कर्तृत्व नहीं होता है उनको चोरी की जरूरत पड़ती है। इनके पास कोई नेता नहीं है, ऐसे एक भी नेता नहीं है कि आज़ादी के संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक भी नहीं है। सब लोगों के जितने सारे आदर्श है वो चोरी कर रहे हैं। वो श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? लेकिन उनके अगर कुछ एक दिल में बाला साहब के प्रति श्रद्धा है तो उन्होंने तुरंत एक तो इनका राजीनामा इस्तीफा लेना चाहिए, इनको निकालना चाहिए, नहीं तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। और उनके साथ जो 40 हमारे शर्मिंदे लोग गए हैं वो भी क्या करने वाले हैं? हालांकि बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर बाला साहब के नाम पर विवाद बढ़ा तो मुश्किल होगी, इसलिए चंद्रकांत पाटिल ने बिना देर किए अपने बयान पर सफाई दी। चंद्रकांत पाटिल ने कहा वो बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बाला साहब ठाकरे की भूमिका को कम करने की कोई बात नहीं की। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बाला साहब ने तो मुंबई दंगों के दौरान हिंदुओं को बचाया था, जिसके वो खुद गवाह रहे थे। अगर उद्धव ठाकरे को उनके बयान को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वो उनसे भी फोन पर बात करेंगे। ऐसे गत कुछ दिनों में कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण मेरे बयानों का गलत अर्थ निकालने का प्रयत्न होता है, लेकिन जिसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं वो उसको जानता है कि मैंने क्या कहा। उनकी जो गलतफहमी हुई वो शायद मैंने अभी जो वक्तव्य दिया उससे गलतफहमी समाप्त हुई होगी। मैं उनसे फोन भी करूंगा। तो ये मेरा विषय था और इसमें कोई शिवसेना को प्रोवोक करने का, शिवसेना का अयोध्या का ढांचा गिराने में कोई रोल नहीं है, ये फोकट का श्रेय ले रहे हैं, ऐसे कोई वाक्य रचना नहीं है। एक पूरे आधे घंटे के इंटरव्यू में एक वाक्य हुआ है, उससे भी ज्यादा उसी इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे जी के बारे में मैंने आदर से कहा है, जो मैं इंटरव्यू में मैं लगातार कहता रहता हूँ। और उनके बारे में मेरे मन में जो आदर है वो कोई दिखावा नहीं है, वो मेरे मन से है, मैंने भुगता है।
मुंबई के नागरिक के नाते, उसके कारण मेरे मन में उनकी श्रद्धा है। चूंकि मामला बाला साहब ठाकरे से जुड़ा था, इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी सफाई देनी पड़ी। शिंदे ने कहा चंद्रकांत पाटिल के बयान का गलत मतलब निकाला गया। हर मराठी बाला साहब का सम्मान करता है, लेकिन उद्धव को बताना चाहिए कि जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था तो उद्धव ठाकरे कहां थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब के विचारों को छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठे उद्धव ठाकरे को बोलने का कोई हक नहीं है। मी चंद्रकांत दादा पाटिल यांच्याशी बोललो। मेरी चंद्रकांत दादा पाटिल से बात हुई है। उनका कहना है कि उनके कहने का मतलब यह था कि जो मुझसे पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका भी नाम आप अभी ले रहे थे, वो उस वक्त कहां थे। बाला साहब ठाकरे के प्रति उनके विचार बिल्कुल साफ है। अयोध्या में जो विवादित ढांचा था और जो घटना घटी, तब बाला साहब ठाकरे ने खुद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिव सैनिकों की तारीफ की थी और कहा था कि मुझे अपने शिव सैनिकों पर अभिमान है और ये तो जगजाहिर है। और बाला साहब ठाकरे ने उसी वर्ष गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था। त्याच वेळेस गर्व से कहो हम हिंदू हैं चा नारा बाळासाहेबांनी। आज जो विवाद खड़ा हुआ उसका एक इतिहास है, उसकी एक बैकग्राउंड है। असल में 1992 में जब बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर गिरा तो बाला साहब ठाकरे अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा यह ढांचा शिव सैनिकों ने गिराया। मुझे याद है उस जमाने में मैंने जब आपकी अदालत में बाला साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था हमने मस्जिद गिराई, शिव सैनिकों ने ढांचा तोड़ा। वो बहुत बेबाकी से बोलते थे। इसी शो में जब मैंने उनसे कहा कि दंगे होते हैं तो उसमें शिवसेना का हाथ होता है, तो बाला साहब ने पलटकर जवाब दिया नहीं, हमारा पांव होता है। बाला साहब की साफ गोई, उनका अंदाज आज भी लोगों को याद है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बाबरी मस्जिद गिराने में शिवसेना की भूमिका नहीं थी, बाला साहब ठाकरे का रोल नहीं था, तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन मुद्दा बाबरी मस्जिद का हो या वीर सावरकर के अपमान का, ये दोनों इश्यू ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की राय बिल्कुल अलग है। उद्धव इन मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकते और कांग्रेस इन मुद्दों पर उद्धव का सपोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दरार साफ साफ दिखाई देने लगी है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में हैं। नीतीश अगले 3 दिन तक दिल्ली में रहकर विरोधी दलों के अलग अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवा कर लौटे लालू यादव दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर रहते हैं। नीतीश कुमार ने यहीं लालू यादव से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। इसके बाद नीतीश का प्लान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का है। नीतीश कुमार सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं। आज कांग्रेस से जब नीतीश कुमार और खड़गे की मुलाकात के बारे में पूछा गया तो पवन खेड़ा ने कहा राजनीतिक दलों के नेता आपस में मिलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहता है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। वो तो हमारे अलाय हैं, हम लोग तो इकट्ठे एक सरकार चला रहे हैं। चर्चा चलते रहनी चाहिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत है। कई बार आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है, कई बार आपको दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी देती, लेकिन प्रक्रिया चल रही होती है। नीतीश कुमार ने अपने सियासी पार्टनर इतनी बार बदले हैं कि अब कोई उन पर यकीन नहीं करता। उन्होंने लालू को कई बार गच्चा दिया है और यह लालू की मजबूरी है कि उन्हें 3-3 बार नीतीश को सपोर्ट करना पड़ा। कांग्रेस भी नीतीश कुमार से कई बार धोखा खा चुकी है और बीजेपी रिकॉर्ड में नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमित शाह जैसे चतुर नेता को भी चक्कर में डाल दिया। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसी है, यहां जातियों के समीकरण ऐसे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। आज भी कोई नहीं कह सकता कि जब तक चुनाव आएगा नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे। वैसे भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में जिस तरह से लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसके बाद अगले कुछ महीनों में सियासी समीकरण किस तरह बदलेंगे ये कोई नहीं कह सकता। आज ही लैंड फॉर जॉब के केस में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की।
तेजस्वी यादव सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे और अब से थोड़ी देर पहले उनसे पूछताछ खत्म हुई है। ये पहली बार है जब इस मामले में ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। इससे पहले पिछले महीने सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। असल में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और इसी सिलसिले में तेजस्वी से आज पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद तेजस्वी ने कहा यह सब बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। 2024 में लोकसभा चुनाव तक ये सब चलता रहेगा। पहले ही कहे थे जब सरकार बन रहा था कि ये चलता रहेगा, 24 तक चलता रहेगा, क्योंकि 24 का डर है। तो इस पे ज्यादा कोई हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, सब लोग जान रहा है, कोई नई बात तो थी नहीं। वो तो सवाल जो है वही बातें पूछी जाती है, जवाब वही रहता है ना, कोई बदलने वाला तो है नहीं। इसलिए ये सब में कोई कुछ हुआ ही नहीं गड़बड़, तो ये लोग सजा क्या देंगे? तो कुछ है ही नहीं ऐसी बात है। और हम लोग सब लोग बिहार की जनता, देश की जनता तो जान ही रही है कि देश का क्या माहौल है। तेजस्वी के खिलाफ इल्जाम यह है कि दिल्ली में वो जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है, लेकिन 4 फ्लोर का ये बंगला सिर्फ 4 लाख में खरीदा गया था। ये बंगाल में जिस कंपनी के नाम पर है उसके ज्यादातर शेयर तेजस्वी के नाम पर है। इसलिए ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 150 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 लाख में कैसे खरीदा गया। अगर ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ तो पैसा कहां से आया। हालांकि इस केस में तेजस्वी के खिलाफ कुछ भी साबित करना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस वक्त का ये केस है उस वक्त तेजस्वी की उम्र 18 साल से कम थी। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर पहले बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने जिन 189 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें से 52 सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपनी पुरानी सीट शिगांव से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को येदियुरप्पा की पुरानी सीट शिकारीपुरा से उम्मीदवार बनाया गया है। कनकपुरा सीट पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ बीजेपी ने रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक को मैदान में उतारा है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा युवा और नई पीढ़ी के उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी ने कर्नाटक के उम्मीदवारों की ये नई लिस्ट नई पीढ़ी के नए आइडिया के साथ आगे बढ़ाने की सोच के साथ तैयार की है। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फेस कैंडिडेट नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको नए लोग हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसलिए पुराने लोगों का समन्वय, उनका ध्यान रखते हुए नए लोगों को अधिक से अधिक मौका देने का काम ये अकेली पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के लोगों को 32 कैंडिडेट उनको दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, ये ठीक है कि उसमें युवा नाम है, नए नाम है, लेकिन इन सब नामों पर येदियुरप्पा की छाप साफ दिखाई दे रही है। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर भले ही बसवराज बोम्मई हो, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन को लीड येदियुरप्पा ही करेंगे। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा पीछे है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को यकीन है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन के लिए मैदान में उतरेंगे तो माहौल बदलेगा, हवा का रुख भी बदलेगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।